उत्तराखंड होमगार्ड स्थापना दिवस 2022 सीएम धामी की जवानों को सौगात, भोजन भत्ता समेत की गई बड़ी घोषणाएं। मोबाइल एप्लीकेशन भी हुआ लॉन्च। उत्तराखंड के 1000 गांव होंगे सोलर ऊर्जा से रोशन। मुख्यमंत्री का ये प्रस्ताव कैबिनेट में होगा पास। गांव में बंजर पड़ी जमीनों को कर लिया चिन्हित। स्थानीय लोगों को निवेश करने का मिलेगा मौका। पौड़ी में स्वास्थ्य मंत्री ने किया डायलिसिस सुविधा का लोकार्पण, जिसका लाभ जनपद के मरीजों को मिलेगा। 13 जिलों में डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी निःशुल्क। 65 साल होगी डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र। उत्तराखंड ऑटो विक्रम यूनियन ने किया पुतला दहन। डीजल विक्रम ऑटो हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन। मुख्य सचिव और प्राधिकरण का फूका पुतला। और हरिद्वार में पिटबुल कुत्ते ने 9 साल के बच्चे पर किया हमला। बच्चे के पेट और हाथ पर गहरे घाव। कुत्ते के मालिक पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं होमगार्ड सुरक्षा स्थापना दिवस की। दरअसल उत्तराखंड में नागरिक होमगार्ड सुरक्षा के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड होमगार्ड्स ने अपने मोटरसाइकिल दस्ते भी उनके साथ प्रदर्शन भी किया। साथ ही एक विशेष मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें होमगार्ड ड्यूटी के समय आने वाली परेशानियों में मानसिक तनाव की जानकारी ले सकेंगे। वहीं उत्तराखंड राज्य के 10 जनपदों उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चामोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी में होमगार्ड से स्वयंसेवकों की एक महिला प्लाटून के पदों पर भी भर्ती होगी। उत्तराखंड राज्य में एक जनपद से दूसरे जनपद की अंतर जनपदीय ड्यूटी में तैनात होने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ₹180 प्रतिदिन प्रति होमगार्ड भोजन भत्ता प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। उधर होमगार्ड ड्यूटी के 24 घंटे के भीतर घायल बीमार होने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को पूरे सेवा काल में चिकित्सालय में भर्ती होने पर अधिकतम 6 महीने तक ड्यूटी भत्ता प्रदान किए जाने की घोषणा की है। वहीं अवैतनिक प्लाटून कमांडर के मानदेय में ₹1500 प्रतिमाह, अवैतनिक सहायक कंपनी कमांडर के मानदेय में ₹2000 प्रतिमाह और अवैतनिक कंपनी कमांडर के मानदेय में ₹2500 की निर्धारित की गई है। वर्ष 2022 में किए गए सराहनीय कार्यों के बारे में दर्शाया गया है। साथ ही ये आज 6 दिसंबर को यहाँ पे परेड का एक संचालन किया गया था और ये होमगार्ड्स का पूरे भारतवर्ष में रेजिंग डे है, होमगार्ड्स का और सिविल डिफेंस का। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए, परेड का निरीक्षण किया और इसमें हमने उत्तराखंड होमगार्ड में पहली बार एक पहल ऐप का भी शुभारंभ किया है, जो होमगार्ड्स की मेंटल हेल्थ के लिए है। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसको लोकार्पण किया है। साथ ही साथ जो उन्होंने 4 घोषणाएं भी की हैं, जिसमें 3 जनपदों में देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, इनमें पूर्व से ही एक महिला प्लाटून है यहाँ पर, लेकिन बाकी के जो उत्तराखंड के 10 जनपद हैं उनमें महिला प्लाटून नहीं थी और जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की है और इसमें 330 जो महिलाएं जो हैं उनको इसमें होमगार्ड्स में सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही साथ एक जनपद से दूसरे जनपद में जब ड्यूटी लगती है होमगार्ड्स की, तो उनके लिए जो भोजन भत्ता है सभी होमगार्ड्स के लिए, वो ₹180 का प्रावधान किया गया है। आज मैं सबसे पहले तो होमगार्ड्स दिवस के अवसर पर सभी हमारे अधिकारीगणों को, सभी हमारे जवानों को, उनके सभी पारिवारिक जनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और हमारे होमगार्ड्स के जो जवान हैं वो जहां कम वहां हम की तर्ज पर लगातार काम करते हैं। चाहे कोई भी हमारे यहाँ पर आने वाला ऐसा कालखंड हो जिसमें उनकी आवश्यकता पड़ी हो, जहाँ पर भी चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो या कोरोना की महामारी की व्यवस्था हो या चुनाव के समय में निर्वाचन की ड्यूटी हो, हमारे प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी उनके द्वारा अपना योगदान लगातार दिया जाता है। और आज धीरे धीरे जो होमगार्ड्स हमारा पूरा महकमा है, वह धीरे धीरे
आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा प्रदर्शन आज यहाँ पर उनके द्वारा किया। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, वंचितों एवं शोषितों के उत्थान हेतु आजीवन समर्पित रहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सामाजिक न्याय के लिए काम किया गया और उनके द्वारा किया गया संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीएम ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब के योगदान के लिए देशवासी सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने आजीवन अनुसूचित जाति वर्ग सहित सभी उपेक्षित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण के प्रयास हम सभी को प्रेरणा देते रहेंगे। उत्तराखंड के 1000 गांवों को सोलर ऊर्जा से रोशन किए जाने के लक्ष्य पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराने के लिए विभाग को तुरंत ड्राफ्ट बनाकर देने को भी निर्देशित कर दिया है। सरकार ने 1000 गांवों में बंजर पड़ी पूरब मुखी जमीनों को चिन्हित भी कर लिया है। सरकार ये चाहती है कि इन गांवों में सौर ऊर्जा से ही विद्युत सप्लाई की जाए। धामी सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार के साथ ही साथ सस्ती बिजली भी लोगों को मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा सचिव को ये निर्देशित किया है कि 1000 गांवों में सोलर ऊर्जा के प्रोजेक्ट को कैबिनेट में लाने के लिए उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाए ताकि इस पर सरकार इसे पास करके योजना को निर्धारित समय से पूरा कर सके और सौर ऊर्जा पॉलिसी को ड्राफ्ट करने का काम फिलहाल चल रहा है। इस प्रोजेक्ट पर उन स्थानीय लोगों को निवेश करने का मौका मिलेगा जो पहाड़ छोड़कर मैदानी क्षेत्र में बस गए हैं और उनकी बंजर भूमि से अब आय भी संभव हो सकेगी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड के चौमुखी विकास का जो मास्टर प्लान बनाया गया है, हर क्षेत्र में उसके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसी के तहत अपने प्रदेश को, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए जो सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना बनाई गई है कि 1000 नए सौर ऊर्जा गांव बनाए जाएंगे, जिससे हमारे प्रदेश को जो हम बिजली जो हम बाहर से खरीद के उगते, उससे एक तो उसकी पूर्ति हो पाएगी कि हम बाहर से बिजली नहीं खरीदेंगे। दूसरा, उससे हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार भी उपलब्ध होगा और साथ ही अन्य कई उद्योग धंधों में भी इस काम को लाभ मिलने वाला है। इसलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा की जो योजना, जो 1000 गाँव को जो डेवलप करने की बात हमारी सरकार कर रही है, इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के विकास में बहुत नींव का पत्थर साबित होने वाला है और भविष्य में इससे रोज़गार की दिशा में भी अनेकों जो बेरोजगार हैं उनको भी रोज़गार मिलने वाला है। पौड़ी जिले के लोगों को अब डायलिसिस के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। पौड़ी के जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई है, जिसका लाभ जनपद के मरीजों को मिलने लगा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण करते हुए इसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर बताया है। वहीं उत्तराखंड में डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने पर भी विचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा गया है। पौड़ी पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जनपद पौड़ी में डायलिसिस से ग्रसित मरीजों को अपने उपचार के लिए देहरादून या अन्य स्थानों के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब मरीजों को लाभ देने के उद्देश्य से जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत की जा चुकी है। यहां पर सभी मरीजों को निःशुल्क उपचार मिल पाएगा। वहीं पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने बताया कि पौड़ी में खुली यूनिट से जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकार के द्वारा प्रदेश के 13 जिलों में डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। सबसे पहले तो इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम सबसे पहले तो मैं हंस फाउंडेशन को भी और गुरुराम राय संस्थान को और राज्य सरकारी जो तीनों का उपक्रम है कि अब पौड़ी ज़िले में कोई भी डायलिसिस का अगर मरीज आता है तो उसको यहाँ पे निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। उसका आना जाना भी फ्री है और आज इसका विधिवत लोकार्पण किया गया है। मैं विधायक जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि उनका बहुत आग्रह था कि पौड़ी ज़िले में जल्दी होना चाहिए, तो आज विधिवत रूप से शुरू हो गया है। और आज देख भी रहे आज की 3 मरीज यहाँ पे हैं
उत्तराखंड सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अब 13 के 13 जिलों में हमने डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण हो चुका है, कहीं होने वाला है, और अब हर डायलिसिस मरीज को निःशुल्क सेवा सरकार की तरफ से दी जाए। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पौड़ी के लोगों की, हम लोगों की मांग को जल्दी स्वीकार किया और उनका प्रयास रहा कि यहाँ पर इतनी जल्दी जो है डायलिसिस सेंटर और ये जो खुला है, यूनिट खुली है, ये सबके लिए लाभ मिलने वाला है और उनकी जो है बड़ा अच्छा निर्णय रहा कि उन्होंने बहुत जल्दी इस पर। इधर डीजल वाले ऑटो और विक्रम हटाए जाने के विरोध में उत्तराखंड विक्रम ऑटो रिक्शा परिवहन महासंघ से जुड़े यूनियनों के पदाधिकारियों ने लैंसडाउन चौक पर प्राधिकरण और मुख्य सचिव का पुतला दहन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान परिवहन व्यवसाय से जुड़े ऑटो, विक्रम, सिटी बस संचालकों ने वाहनों को हटाए जाने और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का जमकर विरोध किया। उत्तराखंड विक्रम ऑटो रिक्शा परिवहन महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का बनाया जाना सरासर गलत है, क्योंकि ऑटो रिक्शा और विक्रम को संचालित परिधि 25 किलोमीटर है, यानी निर्धारित दूरी से बाहर जाकर गाड़ी को फिटनेस कराया जाएगा तो उसमें डीजल ज्यादा लगेगा और समय की बर्बादी भी होगी। इस दौरान 25 किलोमीटर के बाहर ऑटो के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा भी नहीं देंगी, जिसका खामियाजा परिवहन व्यवसाय को भुगतना पड़ेगा। महासंघ के जनरल सेक्रेटरी इंद्रजीत कुकरेजा का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव भी किया गया, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा और विक्रम को बाहर करने की 31 मार्च डेडलाइन घोषित की गई है, उसको वापस लिया जाना चाहिए। सर, हमारा जो आज का कार्यक्रम है, ऑटो विक्रम महासंघ के मैं जनरल सेक्रेटरी इंद्रजीत कुकरेजा, आज हमारा पुतला दहन का कार्यक्रम इसलिए रखा गया, सरकार अपना सोई हुई है। हमने विधानसभा का जो है घेराव भी किया, उसके बाद भी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई, हमें कोई नहीं बुलाया गया। ऐसी परिस्थितियों में हमें पुतला दहन का कार्यक्रम करना पड़ा कि सोई हुई सरकार, गूंगी बहरी सरकार जाग जाए। लेकिन हमारे ऑटो विक्रमों को शहर से बाहर करने की जो इन्होंने योजना बनाई है, उसका ऑटो विक्रम महासंघ घोर विरोध करता है और ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर जो खोला गया है, उसके लिए जो जब तक अन्य ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर नहीं खोले जाते तब तक जो है पूर्व की भांति जो है फिटनेस हमारी की जाए। हम इसका घोर विरोध करते हैं और आने वाले कल में जो भी स्टेप लिया जाएगा उसका जो है यूनियन आपस में समन्वय करके अपने बच्चों को भी सड़कों पे लाएंगे। हो सकेगा हम अपनी गाड़ियों को आरटी ऑफिस में या परिवहन कार्यालय में, परिवहन आयुक्त कार्यालय में, जो भी हमारा डिसाइडेड होगा, हम वहाँ पर उनको गाड़ियों को। प्रदेश में ड्रोन की मदद से विभागों का काम आसान करने और युवाओं के लिए रोजगार का जरिया बनाने के लिए सरकारी ड्रोन संस्थान खुलने जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने सूबे में ड्रोन के निर्माण से लेकर रिपेयरिंग, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ड्रोन पॉलिसी बनाकर शासन को भेज दिया है, जहां पॉलिसी में तेलंगाना की ड्रोन पॉलिसी की तर्ज पर कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिसमें ड्रोन कॉरिडोर के अलावा सरकारी दरों पर संस्थान, रिपेयरिंग सेंटर खोलने का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ड्रोन पॉलिसी पर सरकार जल्द ही कैबिनेट में निर्णय भी ले सकती है। दरअसल ऐसा ड्रोन बनेगा जो युवाओं को ट्रेनिंग संग सरकारी विभागों में ड्रोन की जरूरतों को चिन्हित करेगा। इसकी मदद से विभाग ड्रोन से अपने काम आसानी से कर सकेंगे, जिसके चलते पूरे प्रदेश में ड्रोन रिपेयरिंग सेंटर भी खोले जा सकेंगे। ड्रोन स्कूल के माध्यम से ट्रेनिंग ड्रोन की दी जाती है और 400 फीट के नीचे उड़ाना ड्रोन को वो अवैध नहीं होता है। उस ड्रोन की कैटेगरी होती है, उस पर हम उड़ा सकते हैं उसको। साथ में हम परमिशन पे सरकारी ड्रोन अगर हमें बड़े एरिया में सर्वेइंग करनी है या हमें मैपिंग करनी है या हमें सर्विलांस करना है तो उसके लिए हम अलग से अनुमति लेके कराते हैं। विभाग का जहाँ तक सवाल है, हम लोग 1500 लोगों को अब तक ट्रेन कर चुके हैं। हमारा ये प्रयास, चूँकि हम लोग का एक पहला ड्रोन स्कूल था जो देहरादून में DERC बनाया गया था, तो हम लोगों ने अब तक काफ़ी लोगों को ट्रेन किया और हमारा प्रयास है कि हम मैक्सिमम अधिकारियों को इसमें ट्रेन कर दें जो ड्रोन उड़ाना जाना चाहे भी और जो इसके बारे में जानकारी भी रखना चाहते हैं उनको भी। तो इसमें पर्पस ये है कि सिर्फ ड्रोन फ्लाइंग नहीं है, ड्रोन के इक्विपमेंट की मेंटेनेंस भी है। ड्रोन अगर आप देखा जाए तो ड्रोन अगर सरल भाषा में देखें तो ड्रोन एक फ्लाइंग कंप्यूटर है। मतलब वो फ्लाइंग कंप्यूटर जिसमें कि कैमरा लगा है, वो चीज़ों को देखता भी है, प्रोसेस भी करता है, डेटा बैकएंड भेजता है, उस बैकएंड डेटा को आप इस्तेमाल करते हो। तो आप जिस चीज़ में चाहे उस चीज़ में।
इधर धारचूला में बीते दिनों से नेपाल के द्वारा लगातार बढ़ती पत्थरबाजी और भारतीय नागरिकों के साथ मारपीट के बाद भारत के व्यापारियों में उबाल है। इस क्षेत्र में बढ़ती नाराजगी के तहत प्रशासन द्वारा नेपाल के जिलाधिकारी दीरगराज जोशी के साथ एडीएम फिंचाराम चौहान ने वार्तालाप किया है और पत्थरबाजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने व्यापार संघ धारचूला के लोगों से भी मीटिंग की है और एडीएम ने सभी को फिलहाल शांति बनाए रखने की बात की है। धारचूला में नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी के बाद दोनों देशों के स्थानीय प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से सतर्क नजर आए हैं। पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद नेपाल के सीडीओ दीर्घराज उपाध्याय ने भारत के धारचूला पहुंचकर एसडीएम दिवेश शासनिक से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय से मामले को सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिलकर सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था और संबंधों को मधुर रखने के प्रयास किए जाएंगे। जो हमारे धारचूला के जो व्यापार मंडल का जो गुस्सा था, जायज़ था उनका गुस्सा, वो इसलिए कि जो लाठीचार्ज नेपाल में किया है वहाँ हमारे इंडियन भी काफ़ी लोग थे, उनको भी उससे प्रभावित होना पड़ा। वही गुस्सा व्यापार मंडल धारचूला की तरफ से भी था। निश्चित रूप से एसडीएम साहब ने उनसे बात करके पुल खुलवा दिया गया था और आगे भी उसको पब्लिक से बातचीत करके खोल दिया जाएगा। इसलिए डीएम साहब के द्वारा स्पष्ट मुझे भेजा गया कि नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करें कि उनका जो पब्लिक तरफ से इशू आ रहे हैं उसको वो लोग रोकें और उसका पुलिस प्रशासन को रोकने की कार्रवाई करें। वो हमने उनको अवगत कराया गया। अभी हमारे प्रशासन के माध्यम से एडीएम पिथौरागढ़ से आए हैं और एसडीएम साहब के साथ बाढ़ के प्रशासनिक अधिकारी सीडीओ से वार्ता हुई है और वार्ता सकारात्मक हुई है। और हम ये चाहते हैं कि पत्थरबाजी जो किया गया है ये अराजक तत्वों के द्वारा किया गया है। नेपाल के प्रशासन के द्वारा ये जो हमारे भारत नेपाल के मित्रता का जो संबंध है इसमें खटास न पैदा हो और प्रशासन नेपाल का प्रशासन इन अराजक तत्वों के खिलाफ जाकर तुरंत कार्रवाई करे और नेपाल की तरफ भी और भारत की तरफ भी हानि न हो और दोनों प्रशासन जो है बीच का जो मलबा है अपने अपनी तरफ से हटा के निर्माण कार्य सुचारू। इधर लालकुआं नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि झूठ के सहारे राजनीतिक वाहवाही लूटने के चक्कर में कुछ लोग नगर के विकास कार्यों में अड़चन पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर की जनता ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगी। इस दौरान उन्होंने नगर के विकास में क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट के साथ ही साथ सांसद अजय भट्ट के योगदान को सराहा और कहा कि नगर में सड़कों का जाल, गरीबों को निःशुल्क आवास, शौचालय, प्रकाश जैसी सुविधाएं इनका उल्लेखनीय कार्य हुआ है और बिना भेदभाव के सबका विकास करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि लालकुआं के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जो काम शेष रह गए हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ चुनाव के मौसम में ही दिखते हैं, उनको इस बार भी जनता करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि लालकुआं में जल्द ही बाईपास बनाने और बस स्टैंड को लेकर कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर जल्द ही केंद्रीय मंत्री से मिलने की योजना भी है। के साथ साथ 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा जिसमें औद्योगिक संस्थानों को ला करके, बैंकर्स को ला करके मैं नगर पंचायत की आमदनी को बहुत ज्यादा बनाऊंगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एनडी तिवारी बारात घर हमने मट्टी भरान कराया था, अब उसको और सजाने की जरूरत है। उसमें हम जो है बढ़िया से ईंट लगा करके, चारों तरफ नाली बना करके, चारों तरफ हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे लगा करके उसको सजाने का कार्य मैं आपको समझे वो भी 1 महीने के अंदर करने के जा रहा हूँ। और खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से ले रहे हैं। जिले में एक पिटबुल ब्रीड के कुत्ते ने 9 साल के मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाया। यहां कनखल थाना क्षेत्र में मिश्रा गार्डन कॉलोनी में खेल रहे बच्चे को पिटबुल कुत्ते ने बुरी तरह से काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद कुत्ते के मालिक पर पीड़ित बच्चे के पिता ने केस दर्ज करवाया है, क्योंकि इस ब्रीड के कुत्ते पालने पर कुछ नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा हुआ है। इसे लेकर पुलिस नगर निगम से भी संपर्क करने की बात कह रही है। कुछ दिनों पूर्व ही लखनऊ में पालतू पिटबुल कुत्ते ने अपने ही वृद्ध मालकिन पर हमला करके उनकी जान ले ली थी, जिसके बाद से लगातार इस नस्ल के कुत्ते के आतंक की खबरें सामने आई। इस मामले में सीओ सिटी का कहना है कि कुत्तों को पालने की परमिशन ली जाती है, पिटबुल कुत्ते पालना प्रतिबंधित है। इस संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि कुत्ते पालने की परमिशन ली गई थी या नहीं।
देखिए, कल सूचना प्राप्त हुई थी कि मिश्रा गार्डन के एक निवासी शुभम हैं, उनके द्वारा एक कुत्ता पाला गया था जो पिटबुल जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा एक 9 साल के बच्चे को काटा गया और उस बच्चे को गंभीर चोटें आई उसमें। तो बच्चे के पिता द्वारा जो है थाना कनखल पे एक तहरीर दी गई है और उस तहरीर के आधार पे थाना कनखल पे शिवम के खिलाफ जो है धारा 289 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसकी जानकारी भी की जा रही है, जैसे कि कई जगह कुछ कुत्तों को पालने के लिए जो है परमिशन की आवश्यकता होती है, कई जगह ये बैन भी हैं, तो इसके संबंध में जानकारी की जा रही है। देखिए, लाइसेंसिंग अथॉरिटी इसमें नगर पालिका नगर निगम होती है, तो प्रथम दृष्टया तो उनकी जिम्मेदारी बनती है इसमें इसके बारे में जानकारी करना, और जो भी ऐसे कुत्ते पाल रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसकी जानकारी रखें और नगर पालिका या नगर निगम से इसकी परमिशन लेके तभी इस तरीके के जो डोमेस्टिक एनिमल हैं। इधर पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने लूट की योजना बनाकर क्षेत्र में पहुंचे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 जिंदा कारतूस और 3 तमंचे पुलिस ने बरामद किए हैं। दरअसल लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के मुताबिक SSP श्वेता चौबे ने आपराधिक वारदातों पर नकेल कसने के लिए रात को पहरा कड़े करने के निर्देश दिए और इसी कड़ी में गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे 3 युवकों को चेकिंग के लिए रोक लगा दी। तलाशी लेने पर युवकों के कब्जे से 3 तमंचे और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने तीनों को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उनकी पहचान प्रवीण, पंकज और गौरव निवासी पलवल हरियाणा के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बेरोजगारी होने की वजह बताते हुए लूट की वारदात करने की नियत से आने का जुर्म पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया। वहीं हरियाणा पुलिस से संपर्क करने पर पता चला कि प्रवीण के खिलाफ पलवल में भी डकैती और पंकज के खिलाफ गुड़गांव में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। SSP श्वेता चौबे ने वारदात से पहले आरोपियों के पकड़े जाने पर पुलिस टीम की पीठ थपथपाई। को रात्रि में जो संदिग्ध वाहन है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु निर्देशित किया था। इसी के क्रम में कल देर रात्रि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। जानकारी करके पता चला कि इनमें से एक के खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत है हरियाणा में और दूसरे के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है। इन तीनों के पास से अवैध असला और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियोग जो है तीनों के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना जो है अग्रिम। इधर रामनगर में सोमवार की सुबह कुछ लोगों द्वारा एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 4 हत्या आरोपियों को घटना के कुछ घंटे के बाद ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को SSP पंकज भट्ट ने 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल ग्राम सेमल खलिया निवासी 26 वर्षीय भास्कर पांडे का शव शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी के सरकारी आवास से बरामद हुआ था। मामले में मृतक के भाई उमेश पांडे ने कोतवाली पुलिस को अपने भाई की हत्या करने के संबंध में तहरीर सौंपी थी। इस मामले में गठित पुलिस टीम ने आरोपियों की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना का खुलासा करते हुए SP क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि मृतक भास्कर पांडे और आरोपी कौशल चिलवाल, हर्षित कोहली, अवधेश सिंह और कश्यप ने रविवार की रात अवधेश जीना के सरकारी आवास पर पार्टी के दौरान शराब पी। इस बीच ये 5 लोग नशे में थे और चारों आरोपियों की मृतक भास्कर पांडे के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। SP क्राइम ने बताया कि आरोपी कौशल के खिलाफ पूर्व में भी कोतवाली में 12 अभियोग पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। ये मामला कोतवाली रामनगर का है। डायल 112 पे कोतवाली को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव खताड़ी के इलाके में पड़ा है। इस सूचना पे पुलिस गई मौके पे, घटना स्थल का निरीक्षण मुआयना किया, तमाम सारी चीजें की तहकीकात की। इस व्यक्ति की जो पहचान हुई भास्कर पांडे के रूप में हुई है। उनके भाई की तहरीर के आधार पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद पुलिस ने इसमें तफ्तीश आगे शुरू की। अभी मामले का अनावरण करते हुए इसमें शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको माननीय न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। घटना का कारण कुछ खास नहीं था। ये सभी लोग दोस्त थे और कल दोपहर बाद से शराब पी रहे थे। रात के समय इनमें झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान इन चारों ने मिलकर भास्कर की हत्या कर दी। इसमें एक व्यक्ति कौशल चिलवाल, उसका आपराधिक इतिहास है, लगभग 12 मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। घटना का त्वरित अनावरण करने के लिए SSP नैनीताल के द्वारा 5,000 रुपये इनाम की घोषणा।
इधर सितारगंज में मोबाइल लूट के आरोप में पुलिस ने किशोर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल फोन, बाइक बरामद कर ली गई है। कोतवाली बसंती आर्या ने बताया कि कुंवर सेन का बाइक सवारों ने मोबाइल लूट लिया था। प्रकरण में 3 दिसंबर को अज्ञात झपट्टा मारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश की गई। वहीं सिडकुल चौकी इंचार्ज की टीम ने शक्ति फार्म पुल के पास से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। तलाशी में शक्ति फार्म के ग्राम गुरुग्राम निवासी आकाश मंडल पुत्र संजय मंडल, उसके नाबालिग साथी के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। कि 3 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया यहाँ पर कि 2 लोग आए और मोटरसाइकिल से मेरी मोबाइल को छीन के ले गए। छिटकुल क्षेत्र का है ये, हमारा सितारगंज क्षेत्र में। तो इसमें मुकदमा लिखा है 3 तारीख को और इसमें टीम गठित की गई थी। टीम में जो है चौकी प्रभारी जो है छिटकुल, उसको चंदन बिस्को को भी लगाया गया था, 2-3 सिपाही और लगाए थे। तो कल इसको पकड़ लिया है। इसमें 2 पकड़े गए हैं विद मोबाइल इनसे बरामद हो रखा है और मोटरसाइकिल भी इनसे हमने बरामद की है। और इसमें से एक नाबालिग है और बालिग है। जिसका जो बालिग है उसका नाम है आकाश मंडल पुत्र संजय मंडल। ये गुरुग्राम नंबर 2 सितारगंज का रहने वाला है। इसके खिलाफ पहले भी शायद मुकदमा पंजीकृत हो रखा है। इसका पहले भी नाबालिग है, वो पहले भी चोरी में गया है जेल और ये दोबारा फिर। इधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को सतपुली में बैरगांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद सूचना के बाद मौके पर पहुंची सतपुली और गमखाल पुलिस के साथ एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों ने सभी घायलों को खाई से बाहर निकालकर 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया। उधर दूसरी ओर दूसरी दुर्घटना का शिकार हुई दोनों महिलाओं के शव पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार भेज दिए गए। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह से सभी लोग कार से वापस कोटद्वार लौट रहे थे जब अचानक ये दुर्घटना हो गई। ये जो है सतपुली के पास का मामला है, जो कि कार में कुछ लोग सवार थे और उनकी जो कार है वो पलटी है। पलटने के बाद जो है 2 पेशेंट जो आए हैं वो हमारे पास ब्रॉड डेड आए हैं और एक जो मेल है जो ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहा था कार, उसको राइट आर्म में काफ़ी ज़्यादा इंजरी आई है, डीक्लविंग बल्कि क्रश इंजरी आई है उनकी। तो उनको अभी स्टेबलाइज किया जा रहा है ऑर्थोपेडिक सर्जन। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।